अस्सलाम वालेकुम। जीएनएन की बजट स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं मोहम्मद अकबर बाजवा और सईद काजी साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। उमूमी तौर पर जब बजट की बात होती है तो समझा जाता है कि बड़ा खुश्क सा ड्राई सा सब्जेक्ट है और उसके बारे में क्या इतना समझना सोचना, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत आम फहम अल्फाज में आपको ये बताने की कोशिश कर सकेंगे आपके घर का बजट कैसे बेहतर हो सकता है। हमारे जो अशराफिया की अयाशियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, मजीद टैक्सेस कहाँ कहाँ पर इकोनॉमी में अभी लगने की ज़रूरत है और कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं कि जिनको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, वहाँ से अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। बड़ा एक सादा सा मामला आपके साथ सिर्फ अर्ज कर दूँ, फिर उसके बाद गेस्ट के तारुफ की तरफ आता हूँ कि पाकिस्तान की जो आमदन है वो हमारे GDP का 12% है, जबकि हमारे जो अखराजात हैं वो 20% ऑफ आर GDP है। ये जो 8% का गैप है ये हमें लेके बैठा हुआ है। इसके अलावा और बहुत से बॉटलनेक सईद काजी साहब हमें लेके बैठे हुए हैं, उनके बारे में तफसील से बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और हमारे साथ एहसन मलिक साहब मौजूद हैं, रियल एस्टेट एक्सपर्ट। आपसे भी सर काफ़ी सारी चीज़ें आज पूछनी है रियल एस्टेट के हवाले से। हम कल भी गुफ्तगू करते रहे कि रियल एस्टेट और एट द सेम टाइम इंडस्ट्री ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इकट्ठे तो ग्रो नहीं कर सकते। हमारे साथ आमिर चौधरी साहब मौजूद हैं, CEO हैं एक IT कंपनी के। थैंक यू वेरी मच सर, आपने भी वक्त दिया। नाउ देन वी हैव मुस्तफ़ा अशरफ साहब, साबिक रुकन है FBR के, और FBR किस तरह से ऑपरेट करता है। अब हमें पता चलता है कि बहुत सा कसूर FBR का है। वो पता नहीं एक बिल्डिंग में 25,000 लोग बैठे हुए हैं और हर हुकूमत आती है कि ये टैक्स सही कलेक्ट नहीं करते। इनसे जानेंगे। उनके अलावा हमारे साथ मियाँ उमैर मसूद साहब मौजूद हैं, सदर हैं किसान इत्तेहाद के, और किसानों के जो मसाइल हैं उस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है, एक तो किसानों को सब्सिडीज़ नहीं है, लेकिन ये कि किसान, उस बड़ा किसान जो है, बड़ा काश्तकार जो है, वो टैक्स नेट में भी नहीं है। जानेंगे इनसे। और उनके अलावा हमारे साथ फ़हीम मलिक साहब मौजूद हैं, सोलर एनर्जी एक्सपर्ट हैं। एनर्जी पाकिस्तान का इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इशू सईद काजी साहब, और सोलर तो हम देख ही रहे हैं कि एक तरफ बिल बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ वो सोलर भी टैक्स करने लगे। खैर, उनसे डिबेट में बात करेंगे फ़हीम साहब से। तो काजी साहब आप स्टार्ट कीजिए। आगाज़ करते हैं मेरे ख्याल में डॉक्टर सलमान शाह साहब, थैंक यू वेरी मच आपके। कल जब हम यहाँ बहस कर रहे थे अपने पिछले सेशन में, तो एक तरफ तो ये बात सामने आई कि हम हाईली टैक्सड ये कौम है। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात करें, विद होल्डिंग टैक्स की बात करें, और रोज़ाना जिस तरीके से बिजली, कल 3.5 रुपये बिजली की कीमत में इजाफा हुआ। डॉक्टर साहब प्रॉब्लम कहाँ है? हम कई दहाइयों से आपके साथ भी बहस कर रहे हैं, आपने इसकी मुल्क की मैशत को भी देखा है, और अब तो लगता है फायर फाइटिंग करनी है। कभी रोल ओवर मांगने हम चाइना से जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। तो अब कोई इमीडिएट सोल्यूशन की बजाय अब सिर्फ फायर फाइटिंग रह गई है। हमारा जो बजट है और लॉन्ग टर्म को प्लानिंग के लिए कोई टाइम रह गया हमारे पास? काजी साहब बहुत अच्छा टॉपिक आपने छेड़ा है, और आई थिंक कि ये कौम के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि अब हमारी जो इकॉनमी है और जो हमारा निज़ाम है वो अब ख़त्म हो चुका है। और पिछले अगर 75 साल नहीं तो कम से कम पिछले 50 साल को अगर आप ले लें तो बड़े कम पीरियड्स हैं इस पिछले 50 साल में कि आपकी इकॉनमी ने सही तरीके से परफॉर्म किया। इसका सबसे जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि आपकी मैनेजमेंट जो है इकॉनमी की एंड इन जनरल आपकी मुल्क की मैनेजमेंट बहुत कमज़ोर है, और उसके पास कोई विज़न नहीं है कि पाकिस्तान जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी है, जो दुनिया की तकरीबन सबसे यंग आबादी है, ना सिर्फ बड़ी है बट यंग भी है, और जो हर साल कम अज़ कम 30 लाख नए रोज़गार के मौके मांगती है, उसको आप मैनेज कर रहे हैं जैसे कोई बंदा अपने घर को भी मैनेज नहीं करता। सो बेसिकली जो निज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कि 30 लाख लोग हर साल जॉब की मंडी में एंटर होते हैं? बिल्कुल एंटर होते हैं, वो उस एज ग्रुप में आ रहे हैं जहाँ पे उनको जॉब्स चाहिए, और ये हमारा निज़ाम वो पैदा नहीं कर रहा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो आपको ये
हो सकता है आप इससे एग्री ना करें, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको कोई आइडिया नहीं है कि इस मुल्क की इकॉनमी को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है। हमें मार्केट इकॉनमी की तरफ जाना है या नहीं जाना, या हम क्या है, दुनिया सारी जो है वो मार्केट इकॉनमी में चली गई है, हत्ता कि चाइना भी मार्केट इकॉनमी में है और रूस भी मार्केट इकॉनमी में है और यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह पे मार्केट इकॉनमी चल रही है। और उस मार्केट इकॉनमी में एक कॉन्सेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और इंटेंस कंपटीशन। आप कंपटीशन भी नहीं करते इस मुल्क में, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी नहीं है। फिर यहाँ पे हुकूमती अदारे हैं जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी एक प्रोग्राम में मैं था तो वापडा के एक इंजीनियर चीमा साहब ने बताया कि पहले वापडा पूरे मुल्क की बिजली चलाता था, अब 25 अदारे हैं जो मुल्क की बिजली चला रहे हैं और बेड़ा गर्क कर दिया। बिजली में भी आप देखें कि दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिजली हम बना रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोड शेडिंग भी उसमें हो रही है, सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है उसमें कार्बन का भी वो भी है, ग्रीन भी नहीं है। और जब हम ग्रीन की तरफ जा रहे हैं तो उसको रोकने की भी कोशिश की जा रही है। तो निज़ाम जब तक अब हम दुरुस्त नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में अब निज़ाम को बग़ैर दुरुस्त किए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करने की ज़रूरत है। बात की और इसमें काजी साहब बग़ैर विजन के और बग़ैर एक डायरेक्शन के, बग़ैर इसको ट्रांसफॉर्मेशन करे बिज़नेस एज़ यूजुअल नहीं हो सकती। और अगर ये बजट भी बिज़नेस एज़ यूजुअल बनेगा तो फिर आप समझ लें कुछ नहीं होगा, कोई इम्प्रूवमेंट। मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, मगर आपसे क्यों लेते हुए मैं बात उधर लेके आता हूँ। हमारे जो सोलर एनर्जी के एक्सपर्ट भी हैं, एसोसिएशन के मेंबर भी हैं, हुजूर ये फरमाइए कि अब हम इस काबिल भी नहीं रहे जिस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं कि हम इस्लाह कर लें। यानी अगर हम सोलर लेके आते हैं तो जो हमने कैपेसिटी पेमेंट की है और बिजली के बिलों में इजाफा हो जाता है, तो दिस इज़ आल्सो अ नॉन सोल्यूशन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डॉक्टर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त और बड़े छोटे से टाइम में, थोड़े से टाइम में जो हालात बयान किए उसके बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा और वो बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। और इस ज़बू हाली के दौर में, इस प्रॉब्लमेटिक में, इस अंधेरे में, इस मायूसी के दौर में अगर कोई एक वाहिद इंडस्ट्री है जो वाइट कॉलर को, गरीब को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, एक झोंपड़ी से लेके एक बड़ी फैक्ट्री तक के जो लोग हैं उनको कुछ सपोर्ट कर रही थी, तो वो सिर्फ ग्रीन एनर्जीज़ थी। जैसे अभी सर ने बात की, पिछले 5 साल से ये वाहिद सोलर इंडस्ट्री है जिसका ग्रोथ लेवल मोर देन 35% है। जैसे बात की गई कि 30 लाख लोग जो हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस जो है 30 लाख बच्चों को और डिफरेंट यंग जनरेशन्स को डेवलप करके मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, बट उनके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट पिछले 5 साल में सोलर इंडस्ट्री वो वाहिद इंडस्ट्री थी जिसने मोर देन 30 लाख नहीं 1 लाख बच्चों को रोजगार प्रोवाइड किया। इस वक्त 20,000 से ज़्यादा कंपनीज स्मॉल एंड बिग साइज के रजिस्टर्ड हैं इन पाकिस्तान जो कि ग्रीन एनर्जीज पे काम कर रही हैं। जैसा आपने दूसरी बात की, डॉक्टर साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, आप अब तो हमको डिस्करेज कर रहे हैं सर। वो कहते हैं जी उसी पे टैक्स लगा रहे हैं। ये डबल वैमी हो गया कि एक जगह पे आप नौकरियां भी छीन रहे हैं और दूसरी जगह पे आप लोगों को सस्ती एनर्जी भी नहीं दे रहे हैं। हम लोगों को तस्वीर का एक रुख ही नजर आ रहा है और वो रख क्या नजर आ रहा है कि हम लोग सिर्फ बिजली की बात कर रहे हैं। सोलर इंडस्ट्री को डिस्करेज करने से सिर्फ आपका बिजली का या आपके किसी नॉर्मल घर का बजट खराब नहीं होगा, उससे वो जो 30 लाख 40 लाख लोग जो ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड हैं सोलर इंडस्ट्रीज के साथ, वो लोग भी बेरोजगारी का शिकार होंगे। आपका एक झोंपड़ी में बैठा हुआ बंदा जिसके पास फैन चलाने के पैसे या मीटर लगाने के पैसे नहीं थे, वो 2 पैनल लेके डीसी फैन लगा के अपने बच्चों को एक सुकून की लाइफ दे रहा था, वो डिस्टर्ब होगा। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको ये होप पैदा हुई थी कि वो अब इंटरनेशनल मार्केट में compete कर पाएगा क्योंकि उसको बिजली जो थी या जो पावर थी उसका सोर्स बहुत एक्सपेंसिव मिलता था।
अगर इस पे टैक्सेस चले जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर जाएगा, हमारी एक्सपोर्ट भी डिस्टर्ब। अच्छा, मैं अगर आपसे डायरेक्ट सवाल करूं सर कि हमने IPPs के साथ जो मुआहिदे किए थे या किए हैं, वो सबसे बड़ी रुकावट है हमें इस ग्रीन एनर्जी। देखिए ये रियलिटी है, ये हमारी गवर्नमेंट को अब सोचना होगा कि उनको 22 करोड़ आवाम को रिलीफ देना है या वो चंद, जैसे मैं लफ्ज़ थोड़ा सा यूज़ करते हुए वो करूंगा कि ये हमने चंद लोगों को सपोर्ट करना है जिन्होंने IPPs में अपने शेयर्स खरीदे हुए हैं, वो भी हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड, हमारे पाकिस्तान से ही हैं। हमें हमारी गवर्नमेंट को ये फाइनलाइज्ड करना, मैं अगर पुट इट ब्रीफ, या ये रहेंगे या एनर्जी आएगी ग्रीन। मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब आपका भी बड़ा अहम आमिर साहब शोबा है, और ये है $160 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है इंडिया IT की जी, और हम $3 बिलियन पर खड़े हैं जी। आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या ऐसा हुआ कि हम इसमें कम से कम चलें, हम परसेंटेज में उनके बराबर आ जाते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या रुकावट है? जी शुक्रिया, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो मेन चीज़ मैं जो देखता हूँ, जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, सर ने भी जिक्र किया, पॉलिसी मेकिंग जो है ना हर इदारे में हर जगह उसकी जो है ना क्लैरिटी नहीं है। सो पॉलिसी मेकिंग जो है उसके अंदर देखें, जैसे ये सोलर का आपने मिसाल ली, जब ये IPPs लगा रहे थे तो कोई ये जहन में नहीं सोच रहा था कि इसका हमने बाद में कैपेसिटी पेमेंट कैसे करनी है। जब सोलर का बुखार चढ़ा सबको, तो खुद ही पता लगा जी कि हमारे ही एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी और उसकी कीमत लोगों के ऊपर पड़ जाएगी, सोलर का फ़ायदा नहीं होगा। इसी तरह IT इंडस्ट्री के अंदर भी हमने बहुत सारे शॉर्टकट्स लेने की कोशिश की है, और कंट्री लेवल पे उस जगह पे हमने कोई सोच विचार नहीं की और पॉलिसीज़ उस जगह नहीं बनाई। अभी भी पॉलिसी मेकिंग को IT इंडस्ट्री में कोई उस लेवल पे नहीं कर रहे कि जिसके आने वाले सालों में कोई अफेक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, फ्रीलांसिंग जो है आजकल बड़ी हॉट हुई है, और हमने बड़ा पिछले सालों में कहा जी कि फ्रीलांसिंग से हम बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय करेंगे और वो बाहर से बहुत सारा ज़र मुबादला लेकर आएंगे, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ये नहीं देखा कि वो जो ज़र मुबादला जो आ रहा है वो एट द एक्सपेंस ऑफ IT कंपनीज़ आ रहा है, क्योंकि IT कंपनी से लोग नौकरियाँ छोड़ के वो टैक्स फ्री डॉलर कमाने लग गए, और वो उन छोटे कामों को बिड करने लग गए जो कि कंपनीज बड़े कामों में बिड कर रही थी, आपको ज़्यादा ज़र मुबादला ला के दे रहे थे। अब वो छोटा छोटा काम, अच्छा मुझे मैं इस तरह करता हूं आप आसानी के लिए एक मिनट, जी, वो क्यों $160 बिलियन तक पहुंचे और हम क्यों नहीं पहुंच सके? सादा ज़बान जी, सादा ज़बान में ये है कि 1984 में जो राजीव गांधी की जैसे पॉलिसी है, न्यू कंप्यूटर पॉलिसी NCP मेरे ख्याल मशहूर है, उन्होंने उस वक्त जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर सब्सिडीज़ दी कि जी इंपोर्ट करें। हालांकि आपको पता उस ज़माने में इंडिया में इंपोर्ट्स बंद थी। उन्होंने उस वक्त देख लिया 1984 में कि जी ये हम इंपोर्ट पे सब्सिडीज़ देंगे, ये टैक्स फ्री करेंगे इसको, ताकि आइंदा आने वाले टाइम में हमें फ़ायदा हो। सो हम वो उस वक्त से लगे हुए, और उनकी हुकूमत से हुकूमत जो आ रही है, इदारे काम कर रहे हैं। हुकूमतें चेंज होने के साथ हर किस्म की पार्टी की हुकूमत आई है, इदारों ने वैसे ही काम किया और उनकी IT इंडस्ट्री बढ़ती गई। उनकी पॉपुलेशन हमारे से 5 गुना है, IT इंडस्ट्री का रेवेन्यू एक्सपोर्ट जो है उनका 50 गुना है। तो 50 गुना हमारे से पाकिस्तान आबादी 5 गुना ज़्यादा है और वो 50 गुना है। तो वो एक पॉलिसी के तहत चले ना, वही मैं कह रहा हूँ कि पॉलिसी मेकिंग यहाँ पे सोए रहे और अभी तक वही चल रहा है हमारा। जी, वो कैपेसिटी का मैं पूछना चाह रहा था, क्या उसका भी फुकदान है यहाँ पे? जैसे आपने कहा कि जो IT कंपनीज के साथ काम कर रहे थे, यहाँ से ज़र मुबादला ज़्यादा आ रहा था, फ्रीलांसिंग की तरफ चले गए, तो वो ऐसे लगा कि जैसे थोड़े से ही लोग हैं वो या यहाँ काम कर सकते हैं या वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, उतने नहीं है कि दोनों जगह पे काम कर सके। ये फरमा रहे हैं। जी, मैं थोड़ा सा लंबी बात हो जाएगी, लेकिन बात ये है कि आपने रोल मॉडल्स क्या बनाने, लोगों को डायरेक्शन क्या दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक यूनिवर्सिटी में हायर करने गया स्टूडेंट, तो यूनिवर्सिटी में एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा, फाइनल ईयर का था। उसने कहा जी कि मैं 4 साल की डिग्री ले रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ एक दूसरा बच्चा था, उसने 6 महीने का डिप्लोमा किया, वो 3.5 साल से फ्रीलांसिंग करके पैसे बना रहा है। मैं 4 साल की डिग्री करके फिर मैं कितनी तनख्वाह कमा लूँगा, कितना पैसा बना लूँगा? देखिए, बात यह है कि आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया अपनी सारी जो हाई एंड आपने एजुकेशन थी उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया इस चीज़ से। ये भी होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आपके इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए कि वो जो हाई एंड वैल्यू जो थी चीज़ें जिस पे बड़ा नंबर आना था वो हमें जारी रखना चाहिए था। अब हुआ ये कि अब वो जो लोग जिस काम पे कर रहे हैं वो तो अगले 5 सालों में AI ने
उन लोगों ने जो मशीन्स हैं उन्होंने टेक ओवर कर लेना है। जो लो एंड लोगो बनाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, ये चीजें आगे तो सर हम अभी बात कर रहे थे कि सऊदी अरब ने $20 बिलियन एयर मार्क किए हुए हैं सिर्फ AI प्रोजेक्ट्स के लिए। देखिए जी, तो AI पाकिस्तान से लोग जा सकते हैं बिल्कुल। देखिए AI में जा सकते हैं अगर AI की एजुकेशन देंगे हम। मकसद ये AI पे काम हो रहा है जी, AI पे काम हो रहा है, कुछ कंपनीज कर रही हैं, जो बाहर से पढ़ के लोग आए हैं वो कर रहे हैं। डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, विल टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। मुस्तफ़ा अशरफ साहब, ये तो हम बात कर रहे हैं कि पैसे कैसे बढ़ाने हैं। आप जिस डिपार्टमेंट के साथ रहे हैं और माशाल्लाह आप मेंबर रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, एक बड़ा मसला अभी तक ये है, वो चाहे अगले दौर में नवाज शरीफ साहब थे, उसके बाद इमरान खान, उसके बाद शहबाज शरीफ, वो हर बंदा आगे कहता है मैं FBR को चेंज कर दूंगा, FBR ठीक काम नहीं कर रहा। अभी तक आपने ये तो मैप नहीं कर पाया आपका जो अर्स्टवाइल इदारा है कि कौन कौन से वो असामियाँ हैं, वो लोग हैं कि जिनसे टैक्स इकट्ठा करना है। हमने क्या वजह है इसकी? बात यह है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की कोई सही एफर्ट ही नहीं की गई। ब्यूरोक्रेट्स ने कभी एफर्ट नहीं नहीं एफर्ट की। अच्छा, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकायदा कानून में मौजूद हैं, हमने चंद साल पहले कानून में डाला कि उस पर अमल करते हुए हम ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस करेंगे। मैं आपको इसकी मिसालें देता हूँ। ये कानून में मौजूद है कि 10 लाख रुपया जो बंदा एक महीने में कैश विड्रॉ करेगा वो इंफॉर्मेशन FBR के पास आएगी। सही। जो बंदा एक महीने में 1 करोड़ रुपया कैश डिपॉजिट कराएगा बैंक में, वो इंफॉर्मेशन FBR के पास आएगी। ठीक। जो इंटरेस्ट और प्रॉफिट लोगों को मिलता है हर महीने, जो उसमें पैसे रखते हैं सेविंग अकाउंट में, वो सालाना बुनियाद पे इंफॉर्मेशन FBR को जाएगी। और चौथी चीज़ कि जो क्रेडिट कार्ड लोग यूज़ करते हैं, अगर 2 लाख रुपए महीने से ज़्यादा का क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, वो इंफॉर्मेशन भी FBR को जाएगी। तो क्या वो नहीं आ रही? ये आ रही है। अच्छा, आ रही है। और इसमें 5वीं चीज़ ये रखी गई थी कि जो नया बिजनेस अकाउंट खुलेगा वो इंफॉर्मेशन FBR को जाएगी। अब ये 5 चीज़ें हैं जो FBR के पास कई सालों से कानून के मुताबिक बैंक देने के पाबंद हैं और FBR के पास मौजूद है। क्या ये ब्रॉडनिंग के लिए काफ़ी इंफॉर्मेशन नहीं है? वैसे काफ़ी नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी तक आपको, मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दूँ ना, तो बाकी बड़े बड़े नाम तो मैं लेता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ LDA की बात करता हूँ। आपको LDA वाले डेटा देने को तैयार नहीं है कि किसके यहाँ पे बड़े बड़े घर हैं और कौन 6-6 घर इधर रख के बैठा हुआ है और टैक्स उस पर प्रॉपर्टी पे दे ही कोई नहीं रखा। देखिए डेटा FBR के पास है और सारा कंसोलिडेटेड है। LDA का सारा नहीं है, LDA सबका है, एज वी स्पीक नहीं है। देखिए सारी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, लेकिन उसको यूज़ करने की कोशिश ही नहीं की गई। मैं इसको कहूँगा कि पॉलिटिकल विल नहीं है। ये तो हो गया ना इस ब्रॉडनिंग का एक पहलू। नहीं, हुकूमत आपको अलाउ नहीं करती या विद इन FBR प्रॉब्लम है? यही कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि विद इन FBR प्रॉब्लम नहीं है, डाटा नादरा के पास है और वो उसको यूज़ कैसे नहीं करना है वो हुकूमत ने उसकी पॉलिसी देनी है। ये तो एक उसका कंटेंट है। दूसरा मैं आपको बताऊं, बड़ी हैरानकुन बात है कि अगर हमारे एंटीएन होल्डर की तादाद 80 लाख से ज़्यादा है, तो पिछले साल जो रिटर्नें आई थी से 35 लाख थी, वो इस साल क्यों कम हो गई थी? ये बहुत हैरानकुन चीज़ हुई कि रिटर्नों की तादाद 8-10 लाख कम हुई। उसकी वजह जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि लोगों ने पिछले चंद सालों में, जिसने प्रॉपर्टी ख़रीदनी थी, जिसने प्रॉपर्टी बेचनी थी, जिसने गाड़ी ख़रीदनी थी, उन्होंने वक्ती फ़ायदा हासिल करने के लिए रिटर्न फाइल की। मैं एक आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ जी सर, और ज़ाहिर है हर कारोबार जो ऑनेस्टी से एक बंदा करता है वो इबादत की उसे हम समझते हैं। मैं देख रहा हूँ पिछले 15-20 साल से कि एक मार्केट में 10 दुकानें हैं तो प्रॉपर्टी की हैं, NGOs रोज़ खुल रही हैं, बैंक खुल रहे हैं, लेकिन ये कि इसका कोई यानी टैक्स में कोई उसमें इजाफा नहीं होता, बल्कि ये DC रेट क्या है, ये असल रेट क्या है, DC रेट क्या है, ये वारदात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, ये जैसे बाजवा साहब ने अपने इंट्रो में कहा ना, पहले मैं थोड़ा सा उस इंट्रो पे जाना चाहता हूँ कि या रियल इस्टेट चल सकती है या इंडस्ट्री चल सकती है। ये जो नेगेटिव परसेप्शन है ना रियल इस्टेट के ख़िलाफ़, मैं ये समझता हूँ इसको बिल्ट किया गया है
जबकि लोगों को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि रियल एस्टेट की वजह से इंडस्ट्री चलती है। आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे, आप घर बनाएंगे तो इंडस्ट्री से चीज़ें सेल होंगी। आप एक कॉलोनी बनाएंगे, उसमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व करेंगे, और वो कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा, जिसमें सड़कें बनेंगी, सीवरेज डलेगा, बिजली डलेगी, तो पार्क बनेंगे। सेकंड चीज़, आपने कहा ब्लैक मनी पार्क हो जाती है। क्वेश्चन ये, ब्लैक मनी ये पार्क करवाता कौन है? अभी जितनी सोसाइटीज़ आपकी सराउंडिंग में, लाहौर में जितनी भी हैं, इनकी अगर एफबीआर वैल्यूएशन नहीं है, इनके डीसी रेट्स नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है? रियल एस्टेट एजेंट जिम्मेदार है। एक एडीसीआर, एक असिस्टेंट कमिश्नर की मर्जी के बगैर सोसाइटी नहीं चल सकती। एक एफबीआर के कमिश्नर की मर्जी के बगैर कोई फाइल नहीं बिक सकती। बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो पॉलिटिकल अशराफिया है, उसके ये तमाम डेवलपर्स स्पॉन्सर हैं। इस वजह से आप मैं देखिए, यहाँ पे कोई जाती आपकी या बाकी रियल एस्टेट डेवलपर्स की या प्लॉट होल्डर्स की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही थी, बड़ा सिंपल सा आर्ग्यूमेंट है जो कि हमें तो यूं ही समझ आता है कि वो दुरुस्त है। वो कल भी हम ये गुजारिश कर रहे थे यहाँ पर जो हमारे साथ बैठे हुए थे मेहमान ग्रामी, कि मेरे पास 4 करोड़ रुपया पड़ा है, मैं उससे डिफेंस में एक प्लॉट ले लेता हूँ, बजाय इसके कि मैं जाऊँ जाके पहले मैं लाइसेंस लूँ, फिर सर्टिफिकेट लूँ, उसका एनओसी लूँ, उसका एनओसी लूँ, इसको रिश्वत खिलाऊँ, फिर एक छोटी सी इंडस्ट्री बनाऊँ, और फिर उसके बाद मुझे ये ना पता हो कि इसकी ये एक्सपोर्ट भी होगा यहाँ से माल, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं दुनिया से कंपीट ही नहीं कर सकता। मुझे क्या जरूरत है? मुझे जरूरत ये है कि मैं प्लॉट से पैसा कमाऊं। वो ये कह रहे हैं, मैं ये अर्ज कर रहा हूं, इस वजह से वो कहते हैं कि ये दोनों आपस में रिस्पांसिबिलिटी तो गवर्नमेंट की है ना। ये इस पे भी बात करेंगे, ये जो आपके ग्रीन एरियाज को ग्रे एरिया बनाने में, ब्राउन एरिया बनाने में जो है। लेकिन बहरहाल ये प्रॉपर्टी क्या प्रॉपरली टैक्स्ड है? सर, मैं समझता हूँ जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, वो जो जेन्युइन डेवलपर्स हैं, वो टैक्स पे कर रहे हैं और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। बट जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं, जिनके पास 500 कनाल ज़मीन है और जिन्होंने 50,000 फाइल बेच दी है, वो टैक्स नेट में नहीं है। अभी एफबीआर क्या करने जा रहा है? आपने भी मीडिया में देखा होगा कि हम टैक्स की परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। बेसिकली जैसे मैं मुस्तफा साहब से एग्री करूँगा, हमारा प्रॉब्लम ही इस मुल्क का सबसे बड़ा एफबीआर है। आज अगर हम एफबीआर को बंद कर देना, तो जो टैक्स कलेक्शन है वो आई कैन गारंटी यू कि वो इससे डबल टैक्स कलेक्ट होगा। ये जो अभी आपने ताजा दोस्त स्कीम की बात की, लोग टैक्स नेट में क्यों नहीं आ रहे? बात ये है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है गवर्नमेंट एफबीआर के दरमियान में। उनको ये यकीन ही नहीं है कि आज जो 1200 रुपया लगाया जा रहा है, वो अगले 3 साल वो 1200 रहेगा। उन्हें पता है 6 महीने बाद एक नया एसआरओ आएगा, नया ऑर्डिनेंस आएगा, वो पता लगे 12,000 बन गया या 1 लाख रुपया बन गया। बेसिकली जैसे भाई ने बात की इंडिया की, वहाँ पे गवर्नमेंट मैटर नहीं करती, पॉलिसीज मैटर करती अच्छा, मैं 1 मिनट दोबारा वापस आपके आऊँगा और एक सवाल भी आके वापस ये करूँगा, और मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगा इससे पहले कि मैं आपकी तरफ आऊँ, क्योंकि आप बड़ी देर से खामोश हैं, कि आखिर लोग इंडस्ट्रियाँ बंद करके प्रॉपर्टी में क्यों जा रहे हैं? ये सवाल तो डॉक्टर साहब के लिए, मगर आप तो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, और सुना आजकल हमारी रीढ़ की हड्डी कुछ ठीक नहीं है। रीढ़ की हड्डी के बड़े बुरे हालात हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा अभी जो मौजूदा हमारी गंदम के साथ जो हुआ, और जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने मजाक उड़ाया कि हमने करप्शन का रास्ता बंद कर दिया। मरियम नवाज साहबा ने फरमाया कि हमने करप्शन का रास्ता बंद कर दिया गंदम ना खरीद के। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, फिर आप थानों को भी ताले लगा दें, फिर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी ताले लगा दें। अगर सिर्फ गंदम किसान की दुखती है, और उसके साथ साथ अगर आप बाकी फसलें देखें तो मकई का रेट जो हमारा 4,000 रुपये था, आज वो 1600-1700 रुपये पे आ गया है। इसी तरह जो हमारा ट्यूबवेल का पानी जो किसान ख़रीदता है, वो तकरीबन 1600-1700 रुपये फ़ी घंटा उसे मिल रहा है, और इतना का इजाफा 100 गुना इजाफा कर दिया गया इन चीज़ों में। फिर खाद का देखें आप, यूरिया खाद हम पिछले 3-3.5 साल से ब्लैक में ख़रीद रहे हैं। सारी दुनिया को पता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पता है, लेकिन कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इसको कंट्रोल कर सके पाकिस्तान में। अगर आप शुगर इंडस्ट्री की बात कर लें तो शुगर मिलों वाले किसानों को पैसे नहीं देते। पंजाब की 70% मिलों ने किसानों को पेमेंट्स नहीं की। फिर आप बाकी
जितने इनपुट्स हैं उन पे कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं पे कोई किसान को फैसिलिटेट नहीं किया। मियां साहब, ये जो कहा जाता है कि एग्रीकल्चर जो है वो भी प्रॉपर्ली टैक्स नहीं है जिस तरह से दुनिया भर के अंदर है, इस पे आपका क्या आर्गुमेंट होगा? और हर बजट में कहा जाता है यार इधर भी टैक्स लगाया जाए। सर देखिए, हम तो कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर पे बिल्कुल टैक्स लगाएं, लेकिन हमें टैक्स देने के काबिल तो बनाए ना आप। सही। जब आप साथ इंडिया अगर देख लें तो वहां पे आपको जो यूरिया खाद है वो पाकिस्तानी रुपए में 966 रुपए की है, जो हम 4600 रुपए में खरीद रहे हैं। डीएपी खाद जो वहां पे है वो 4000 रुपए पाकिस्तानी रुपए में है, और हम वो यहाँ पे 13-14 हज़ार रुपए की खरीद रहे हैं। बिजली वहाँ पे ट्यूबवेल को फ्री है, किसान को फिर डीजल सब्सिडाइज दिया जाता है, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं दिया जा रहा ना, कोई कहीं पे कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही। और सब्सिडी के नाम पे हर साल हर बजट में हमारे साथ ही ड्रामा होता है कि हमें कहा जाता है कि जी अभी भी एक शोषा छोड़ा जा रहा है किसान कार्ड का, कि जनाब हम किसानों को कर्जे देंगे, हमें कर्जों की नहीं ज़रूरत, आप हमसे टैक्स खत्म करें, हमारे इनपुट सस्ते करें, हमें बेकारी क्यों बना रहे हैं आप? हम भी इस मुल्क के शहरी हैं कि अगर हम एहतजाज करें तो आप हम पे चढ़ दौड़ते हैं, बगैर सुने हुए हमें डंडे भी मारते हैं, जेलों में भी डालते हैं। डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, विल टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आपसे मैं पूछना चाहता, 11 अरब डॉलर की हमने दुबई में इस दफ़ा प्रॉपर्टी खरीदी। माशी तौर पर हम पूरे रीजन में लाफिंग स्टॉक बन गए हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान का जो अफ़गानी है वो 64 रुपये का $1 आता है, और हमें बताया जा रहा है और IMF हमें बता रहा है कि 330 रुपये पे हम जा रहे हैं। और दूसरी बात, मेरा दूसरा हिस्सा सवाल का, लोग इंडस्ट्री बंद करके, मैं ज़ाती तौर पर ऐसे कैपिटलिस्ट को जानता हूँ बड़े सक्सेसफुल जो थे, वो अपनी इंडस्ट्री बंद करके तो प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। वाई? देखें काजी साहब, नंबर 1, आपने विजन के तौर पे मैंने जब बात की, सबसे बड़ा 5वां बड़ा मुल्क है, 5वीं बड़ी नौजवान नस्ल है, आपको 30 लाख हर साल जॉब्स चाहिए। FBR उसमें कहाँ से आ गया? 30 लाख जॉब FBR ने बनाने? ये मैं आपको गारंटी कर देता हूँ कि यहाँ आप टैक्स कलेक्ट कर लें या आप इकॉनमी चला लें। ये नहीं है कि आप रियल एस्टेट कर लें या इंडस्ट्री बना लें, ये बात भी नहीं है। यहाँ आप टैक्स चला लें या आप ये चला लें। सर इसको थोड़ा एलैबोरेट कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री को मारा किसने है? FBR ने। आपकी जो भी होती है अनडॉक्यूमेंटेड चीज़, वो क्यों चल रही है? FBR की वजह से। कल ही आपने एक कहानी सुनी है, वो बताएंगे कि आपस में जंग हो गई है रिटर्न्स के ऊपर कि किसको उसका कितना हिस्सा मिलना है। ये तो आपने निज़ाम बनाया हुआ है। अब बताइएगा क्या? अब मैं आपको आ जाऊँ, सही बात जो है ना, असल बात जो हमें करनी चाहिए। देखें, अमेरिका में जब वो इकॉनमी को देखते हैं ना कि इकॉनमी कैसे चलेगी, तो सबसे पहले वो देखते हैं हाउसिंग स्टार्ट्स कितने होंगे। सुनते देखते हैं कि नहीं? आप ब्लूमबर्ग पे देखें, CNBC पे देखें, वो हाउसिंग स्टार्ट्स की बात कर रहे होते हैं कि कितने नए घर कितने बनने जा रहे हैं, कितनों की बुनियादें रखी हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसमें कैपिटल कितना आ रहा है। यहाँ पे कोई आपने कभी की है कि जी लाहौर में, आप लाहौर की बात करते हैं, आप ब्राउन एरियाज़ की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि लाहौर की पूरा एरिया जो है इस्तांबुल उससे 10 गुना ज़्यादा एरिया में है, न्यूयॉर्क, लंदन जो है उससे 50 गुना ज़्यादा एरिया में है। और यहाँ पे हम ब्राउन में और ग्रीन में और इसमें और उसमें, और भाई घर बनने हैं, लोगों ने रहना है, शहर आपके बड़े होने हैं, आपकी आबादी देहात से शहरों में जा रही है। मेरा कहने का मकसद है कि इकॉनमी में एक होता है प्रोडक्टिव सेक्टर, उसमें एग्रीकल्चर, उसमें प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम कहते हैं, उसमें सर्विसेज, उसमें मिनरल्स। ये 4 चीज़ें हैं जिनसे आपका GDP बढ़ता है, और इन 4 चीज़ों को बढ़ाने के पीछे टैक्स नहीं है, इसके पीछे इन्वेस्टमेंट है। आपने अगर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ठीक किया, इंडस्ट्री में भी जाएगा इन्वेस्टमेंट,
रियल एस्टेट में भी जाएगी, सोलर में भी जाएगी, हर चीज़ में जाएगी। और ये जब जीडीपी आपका बड़ा होता जाएगा तो वो एफबीआर टैक्स भी कलेक्ट करेगा। और उन्होंने जो बात की टैक्स की, आप भाई इसमें से मिडिल मैन को निकालें, आप डिजिटलाइज करें, टेक्नोलॉजी दें, जो जिसका बनता है वो उतना ही दे। ये तो नहीं है कि जिसका 10 रुपये बनता है उससे 1000 रुपये आप मांग लें और फिर उसके बाद मुकमका करके उसको 5 रुपये पे फ़ारग कर दें। ये निज़ाम तो फेलियर है। सो बेसिकली फोकस ऑन द प्रोडक्टिव सेक्टर, फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट, फोकस। टैक्स किसके लिए आप कलेक्ट कर रहे हैं? टैक्स कर रहे हैं हुकूमत का ख़र्चा पूरा करने के लिए। तो हुकूमत ने क्या दिया आपको जो उसका आप ख़र्चा पूरा करने पे लगे हुए हैं? आप सही सब बैठे हैं, बताएं मुझे, हुकूमत ने कुछ किया है पाकिस्तान में? क्या किया? कौन से स्कूल हैं जहाँ पे आपका एक बच्चा, जो आप अपना बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे? कोई डालेंगे? अब आपने अगर इस इंडस्ट्री में आना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आपको चीन के साथ अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बनाने पड़ेंगे राब्ते। आपके टेक्नीशियंस, आपकी टेक्नोलॉजी चीन से आए। डॉक्टर साहब अब तो सो मैं कहना का मकसद ये है कि इट इज़ नहीं, फायर फाइटिंग को आप छोड़ें ना। बजट नहीं बन रहा, रोल ओवर मांगते फिरते हैं हम, कभी इधर से कभी उधर से। एग्जैक्टली, बट द फर्स्ट स्टेप, बजट जो है ना वो पहला स्टेप है टूवर्ड्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। और उसमें ये पहली चीज़ मैं कम से कम देखूंगा कि क्या हुकूमत का ख़र्चा हमने कम किया, क्या हमने डीरेगुलेट किया, क्या हमने इंडस्ट्री को आज़ाद किया। इससे वजाहत से कहा, बल्कि मैं इसमें अर्ज़ कर दूं कि यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक $17 बिलियन हम इसे शराफिया हमारी खा जाती है। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की रिपोर्ट थी। आपकी तरफ बढ़ता हूं। उसमें एक और बात भी, आपने दुबई की बात की। हाँ, वो 11 बिलियन दुबई क्यों जा रहा है जबकि डिमांड तो यहाँ पे है? डिमांड तो पाकिस्तान में घर बनने हैं ना, आबादी पाकिस्तान में, वो तो लाहौर की 1/3 है। मलाई उतारते हैं और बाहर ले जाते हैं। नहीं मलाई उतारते ना, यहाँ की रूलिंग एलीट को इतना एतबार नहीं कि एक और गलतफहमी है। अगर आप यहाँ पे अपनी एनवायरनमेंट ठीक करें, ये 11 बिलियन के बजाय 50 बिलियन वापस आ जाए। एक यहाँ पे अर्ज कर दूं, ये भी तो देखें आप काजी साहब आ जाए, सिस्टम को आपने दुरुस्त करना है। इसी पे आ रहा हूं। कोई गवर्नमेंट यहाँ क्या होता है सर कि आपके एयरपोर्ट की सड़क बननी है तो वहां पे लड़ाई होती है, कितों लंघेगी, नहीं मैं कहां से प्रॉपर्टी खरीदूं? नहीं है व्हेन योर आपके लोग देखे ना, मोदी है जी, मोदी को अडानी माल लगाते हैं उसको, सर वो खुद किस इंडस्ट्री में है? हम उन लोगों की हजूर, जब मैंने माल बनाना है, मैं ही वजीर आज़म हूं, मैं करूंगा क्या? आगे बढ़ते हैं। साहब व्हाइट मनी भी है, अब मामला ये भी मैं बाद में ये काजी साहब का बड़ा, लेकिन यहाँ से जो हुक्मरान जो है ना वो बिजनेस नहीं कर सकता। ली कुआन यू जो था, एक्चुअली मेरी यहाँ पे लम्स में वो आया था, वहाँ पढ़ाता था, उसके साथ हमारी डिस्कशन हुई थी। उसने कहा था कि मैं जब वज़ीर आज़म बना था तो मुझे पता था कि मेरे इर्द गिर्द लोग सारे अमीर हो जाएंगे, मैं अमीर नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अगर अमीर होना शुरू हो जाएगा तो बाकी सब गरीब हो जाएंगे। ये देयर कैन बी सम शॉर्टकट्स, लाइक सोलर हो सकता है जो हमें इससे निकाल सकता है अगर कोई डिसीजन मेकिंग करे। आईटी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें हम बड़ी तेज़ी से हम इतना रेवेन्यू ला सकते हैं कि हम इससे निकल सकें नेगेटिव से बाहर। तो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर दिस? देखें जी, बजा फरमाया आपने, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी बताया है, हम सबको पता है कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो यंगर वर्कफोर्स है, और यंगर फोर्स को हम ट्रेन भी कर सकते हैं, इक्विप कर सकते हैं, और आईटी की तरफ क्या हमारे इंस्टीट्यूशन में इतनी जान नहीं है कि हम गूगल का हेड इंडिया का बंदा लगा हुआ है? we don't have anything। सर वो जो 70s से इंडिया के लोग जब जा रहे थे ना वहाँ पे, वो अब जाके हेड लगे हैं। सो आप देखें ना, 50 साल का रास्ता भी तो है ना उनका। सो मकसद ये है कि हमारे आज भी लोग उस जगह पे अब यूनिवर्सिटीज़ पे जाएँ। पिछले 10 सालों में 20 सालों में जो ब्रेन ड्रेन हुआ है उसका फ़ायदा हो सकता है हमें। जो मेरे भाई ने भी बात की कि हम अगर एनवायरनमेंट बेहतर करें, ये जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, मैं खुद जानता हूँ, मैं भी 20 साल पहले बाहर से ही आया हूँ। बाहर लोग बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं। आप आज एनवायरनमेंट ठीक करें, वो लोग यहाँ पे आएंगे, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं। बिल्कुल आएंगे यहाँ पे, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री, आईटी की इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कंपनीज खोलेंगे, यहाँ पे लोगों को इक्विप करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे, और आपका ये सेक्टर जो है ये इम्प्रूव हो जाएगा।
सर पॉलिसीज की बात आ जाती है, दोबारा उस पर आ यहाँ पे पेपाल है या नहीं है यहाँ? सर कोई चक्कर नहीं, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बड़ी कोशिश की है आपको मैं इसलिए अब मैं बीच में लाना चाहता हूँ कि सारा ओनस आप पे आ गया है कि FBR जो है वो तो कहते हैं कि ये ना हो तो हम बेहतर होगा, क्योंकि आप उसमें रहे हैं और आपने खुद भी उस पर तनकीद की है। डू यू थिंक कि यहाँ कोई खुदकार निज़ाम हो, आदमी जाए कोई अपने पैसे डाले, कटवाए और निकल आए? का सब एक काम छोटा सा जो हो सकता है ना बड़ा इजीली, टैक्स आप दफा करें, आप सिर्फ कैश इकोनॉमी को खत्म कर दें, आप डिजिटलाइज कर दें, पूरी दुनिया में डिजिटलाइज है, आप कहीं पे भी जाके कैश ना दे सकें। सिर्फ 113 अरब की शादियों की इकोनॉमी है हमारी और वो सब की सब कैश के ऊपर। एक बात आज तक डिजिटलाइज नहीं कर सकते साहब, सिर्फ एक बात की जरूरत सर, और वो ये है कि असल में सेल्फ असेसमेंट करें। सेल्फ असेसमेंट के तहत आप सबमिट करें। आप दोनों का वैसे कंसेंसस है सर। हाँ। आपने कहा ब्यूरोक्रेट नहीं काम करना चाहते, वो भी एक है। लेकिन एक और बात आई, नहीं बात मैं बता रहा हूँ ना आपको कि टैक्स निज़ाम का पहला स्टेप है सेल्फ असेसमेंट। एवरीबडी शुड फाइल देयर टैक्सेस। जैसे इन्होंने कहा कि आप फाइल करें, वो मोहर लगाएं, आपका टैक्स पे हो गया। उसके बाद इनकी टेक्नोलॉजी इतनी होनी चाहिए, इनकी हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ वो देख लें, वो सारी दुनिया में ये होता है, अमेरिका में भी ये तो नहीं होता। एक तजवीज़ और भी आई थी, टैक्स रिफॉर्म कमीशन बना था जिसमें डॉक्टर इकराम उल्लाह ये लोग थे, वो कहते थे यार 10% लगा दें बस, एक अगर ये कर दें वो भी और टैक्स कम करें और अपना ये क्या है आपका सेल्स टैक्स कम करें तो शायद इसका वॉल्यूम बढ़ जाए। और FBR हैज़ द जस्टिफिकेशन टू एग्जिस्ट। आई एम सॉरी आस्किंग दिस क्वेश्चन। देखें टैक्स के निज़ाम में बहुत सी डिस्टॉर्शंस, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा 25,000 एम्प्लॉइज़, इसको आप आधे कर दें और सारे निज़ाम को डिजिटाइज कर दें A to Z। बोथ आप एग्री करें इस बात? रिटर्न फाइलिंग से लेके उसके टैक्स जमा कराने तक, उसकी अपील फाइलिंग तक कोई उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन ना हो। मुस्तफा साहब इसमें हिंड्रेंस क्या है? 9 ट्रिलियन की हमारी कैश इन हैंड है, 9 ट्रिलियन पूरे पाकिस्तान का। हम जब वो एक डेटा जो मैंने पिछले दिनों पढ़ा, मसला इसके अंदर क्या है? आप बड़ी से बड़ी मार्केट, यहाँ पे हफीज सेंटर आप चले जाएं, रोज करोड़ों का कारोबार होता है, मोबाइल फोन बिकता है, आपसे कोई बंदा कार्ड लेने को तैयार नहीं होता, वो कहते हैं कैश दें। सर नियत का लेकिन एनफोर्समेंट क्यों नहीं? बाइंडिंग कर दें। नहीं इसमें मैं थोड़ा सा जो चीज़ें कानून में मौजूद हैं जी उस पर तो अमल होना चाहिए ना। जिस तरह 5 चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, 2 चीज़ें और हैं। अगर आप 10 लाख से ज़्यादा कोई भी चीज़ खरीदें, प्रॉपर्टी के लिए ये लिमिट 50 लाख है और बाकी चीज़ों के लिए 10 लाख, जिसमें गाड़ी भी है, ज्वेलरी भी है, फर्नीचर भी है, बिल्कुल है। तो वो सारी पेमेंट थ्रू बैंकिंग चैनल आपको करनी पड़ेगी। ये कानून मौजूद है, हमने तो नहीं कराई और कई सालों से क्यों नहीं? FBI नहीं अमल करा रहा। मतलब जब आपसे आपने कोशिश की थी कुछ जी कोशिश की, मैं तो बल्कि ये हूँ ऑन रिकॉर्ड कि मैं कहता हूँ कि ऑडिट जो है ना, सिलेक्शन, वो ख़त्म हो जानी चाहिए। ऑडिट के नहीं रहती है, FBR खुद नहीं कर रहा, तो बंदा हमने तो ये भी सुना है, मैं नाम नहीं लेता, FBR के चेयरमैन, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उन पर फिजिकली असॉल्ट हुआ किसी जगह पे, जब उन्होंने कोई बात करने की कोशिश की। ऐसा हुआ है। आप कुछ ऐड करना चाहते थे? देखें, जो इस वक्त हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, मैं तो प्रेजेंट करने आया हूँ सोलर को, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड हूँ काफ़ी अरसे से। आप देखें, किसी भी जगह पे जो इनपुट होती है उसको आउटपुट के अगर इक्वल नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। आपके पास ब्लैक मनी जनरेट कहाँ पे हो रही है, आपको यही नहीं पता, या सबको पता है और हमने आंखें बंद की हुई हैं। आप जो भी चीज़ IT की बात कर लें, आप किसानों के इक्विपमेंट्स की बात कर लें, आप प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, या पाकिस्तान में हमारा मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो पूरी वैल्यू पे इंपोर्ट हो रहा है? हमारा ITP वैल्यू जो कस्टम में किसी भी प्रोडक्ट का, ये मग अगर $100 का है तो इसका ITP वैल्यू $50 है। वो बंदा, वो बिजनेसमैन जो एक दुकानदार है, अगर वो $100 पे इसको इंपोर्ट करता है तो वो मार्केट में बेच नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ का बंदा जो है वो $50 ITP वैल्यू पे मंगवा रहा है। अब वो जो $50 उसने नॉन रजिस्टर्ड इंपोर्ट में दिए हैं, उसको वो तो कैश कलेक्शन में लेने हैं। हमारे यहाँ पे तो एक और भी मसला है, यहाँ पे तो जो एक्सपोर्ट है उसको भी अंडर इनवॉइस करके एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी पैसे दुबई में पार्क हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने वक्त दिया अपना। शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आमिर साहब और बाकी तमाम गेस्ट आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।